हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग इंडियन इकोनॉमी का 1950 से लेकर 1990 के बीच का टॉपिक कर रहे हैं। चैप्टर 2 कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का और चैप्टर 2 का पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, वीडियो पर बने रहें, एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों को जरूर बताया जाएगा पेपर में कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है। ठीक है, इससे बाहर आप लोगों का कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है, बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें यहां तक हमारा हुआ था कि 5 ईयर प्लान क्या होता है, कब आता है। आज हमारा चलेगा फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 1950 से 1990। एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स क्या थे वो बताने। देखो, सबसे पहला क्या है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब जो उत्पादन होता था वो कम होता था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के अंदर। फिर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट, मतलब जो जमींदार थे और जो खेत जोतने वाले थे, इनके बीच का जो संघर्ष है, इनके बीच में बहुत ज्यादा क्या लड़ाई झगड़े मतभेद होते थे। फिर सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी, मतलब निर्वाह खेती होती थी। कौन सी खेती होती थी? निर्वाह खेती होती थी। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग थी। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में खेत बटे हुए थे। छोटे छोटे टुकड़ों में खेत बटे हुए थे। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, मतलब अदृश्य बेरोजगारी थी बहुत ज्यादा। और डिपेंड ऑन रेनफॉल, वर्षा के ऊपर निर्भरता, मतलब ये हमारे फीचर्स हैं। उस समय किसान किसके ऊपर निर्भर होते थे? देखो, फीचर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर 1950 से 1990 में बारिश के ऊपर निर्भर होते थे। एक एक खेत में 4-4 5-5 लोग काम करने वाले हैं, सबको लग रहा है काम करने, लेकिन वो बेरोजगार माने जाते थे, इसलिए बोलते हैं दृश्य बेरोजगारी। छोटे छोटे टुकड़ों में खेत बटे हुए थे, निर्वाह खेती करते थे जो जमींदार थे और जो उसके खेत जोतने वाले थे, उनके बीच में बहुत ज्यादा मतभेद होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे। तो ये फीचर्स है, समझ में आ गया। फिर आता है दीज आर द फॉलोइंग मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट प्रो एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा करने के लिए सरकार ने ये सारे स्टेप्स उठाए, जिसे बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। क्या बोलेंगे? भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। देखो, जमीन का हम सुधार कर रहे हैं, समझ में आया। सबसे पहला बोला अबॉइलेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, मतलब मध्यस्थ का उन्मूलन। मध्यस्थ का उन्मूलन मतलब क्या होता था? पहले एक बेचारा गरीब किसान, इसकी जमीन ब्रिटिश सरकार ने छीनकर जमींदारों को दे दी गई। अब ये मालिक नहीं थे, ये बिचौलिए बन गए। ठीक है, किसान अपना सामान सबसे पहले इनके पास ही जाकर बेचेगा और कहीं बेच ही नहीं सकता था। सरकार ने क्या करा,
इन बिचौलियों को, इन मध्यस्थ को खत्म कर दिया। वही बोला मध्यस्थों का उन्मूलन। गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप टू अबॉलिश इंटरमीडिएट जमींदार टू मेक टिलर्स। मतलब जो जमींदारी प्रथा है उसे खत्म करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन, शोषण होने से, अत्याचार होने से उनको रोका गया। इंक्रीज इन आउटपुट एंड ग्रो इन एग्रीकल्चर बट इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप लैंड द प्रोस्पेर द एग्रीकल्चर लेबर्स नॉट बेनिफिट फ्रॉम। जब तक जमींदारी प्रथा था जमींदारों को ही लाभ होता था, उनमें उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन फायदा किसका? जमींदार का। वो जमींदारी प्रथा खत्म करी गई, इसलिए बोला मध्यस्थों का उन्मूलन। ठीक है, दूसरा है रेगुलेशन ऑफ रेंट, लगान का नियमन। पहले क्या होता था? किसान को किराए पर खेत दे दिए, ब्रिटिश सरकार ने बोला तुम्हारा मन, तुम अपनी मर्जी से कितना भी किराया लो, हमें तो फिक्स चाहिए। जमींदारों को बोला था ना, किसान ने जमींदारों को, ये किसान है और ब्रिटिश सरकार ने इन किसानों की जमीन छीनकर इन्हें दी थी और बोला कि तुम इन्हें वापस दो किराए पर, जितना मर्जी किराया वसूलो, हमें फिक्स रेट में चाहिए। ठीक है, जितना मर्जी उतना। लेकिन अब क्या था? लगान का नियमन कर दिया। कितना नियमन करा? जितना भी उत्पादन होता है उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा लगान के रूप में दिया जाएगा। फिर अगला है लैंड सैली, भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण। भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण। अब सरकार ने एक लिमिट फिक्स कर दी, किसकी? मैक्सिमम की और मिनिमम की। मैक्सिमम जमीन कितनी रह सकती है और मिनिमम कितनी होनी चाहिए। जिसके पास उस लिमिट से ज्यादा था उससे वह वापस जमीन छीनी गई, और जिसके पास लिमिट से कम था उसे वहां पर जमीन प्रोवाइड करी गई। यह है लैंड सीलिंग। समझ में आया? अगला कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, इसे बोलते हैं हिंदी में चकबंदी। जो पहले छोटे 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 टुकड़ों में खेत बटे हुए थे, जैसे ये ए का है, ये बी का हो गया, ये ए का है, ये बी का हो गया, ये ए का है, ये बी का हो गया, आपस में ही इन्होंने लैंड सेटलमेंट करवा दिया, बदलेन करवा दिया। जिससे जैसे मान लो ये ए की जमीन है, ये बी की है और ये ए की है। ए और ए का सामान दूर है ना, ए बी वाले को इधर शिफ्ट कर दिया, ए वाले को इधर शिफ्ट कर दिया, और दोनों किसको हो जाएगा? ए का हो जाएगा। ए का हिस्सा क्या हो गया? बड़ा हो गया। और बड़े जगह खेती करने में आसानी होती है, वहां पर खर्चा कम आता है, उत्पादन ज्यादा निकलता है। समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, फिर आया कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या बोला? सहकारी खेती, सहकारी खेती। सहकारी खेती में क्या है? सहकारी खेती में यह है, सरकार ने कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंतर्गत कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग वुड बी स्मॉल होल्डर लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल केरला एंड वेस्ट बंगाल। ये जो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग था, ये सक्सेसफुल केरला और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा फायदा हुआ। दीज स्टेट वर कमिटेड पॉलिसी लैंड रिफॉर्म वर अदर स्टेट डिड हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट। मतलब इन स्टेटों ने इस नियम पर बहुत अच्छे से काम करा, लेकिन अदर स्टेट ने अच्छे तरीके से काम नहीं करा। इसीलिए कोऑपरेटिव फार्मिंग करनी सिखाई, जहां पर सस्ती खेती हो, खेती सस्ती और उत्पादन ज्यादा हो। समझ में आया? फिर
These are the technical reform taken by the government, agriculture sector, technical reform, जिसे बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। अभी तो कौन सा भूमि सुधार था, लैंड रिफॉर्म। यह है तुम्हारा हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसे बोलते हैं तकनीकी सुधार। जिसे क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी वॉज एडॉप्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड 5-year प्लान। थर्ड 5-year प्लान ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में लाई गई, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ड्यूरिंग 90s ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी फॉलोड इन इंडियन वर रिप्लेस बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। समझ में आया? देखो क्या है ये, समझो ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है, कैसे आई हरित क्रांति? टॉपिक पूरा होगा, बहुत अच्छे से होगा और पेपर में 100% आएगा। 100% पेपर में आने वाला है हरित क्रांति। देखो हरित क्रांति थर्ड 5-year प्लान में आया। हरित क्रांति थर्ड 5-year प्लान में आया, मतलब 1960 के दशक में आया। 1960 के दशक में आया, 1960s में आया। समझ में आया? ठीक है। फिर इसमें क्या करा, जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी, परंपरागत तकनीक, जो परंपरागत तकनीक थी, इसे हटाकर, परंपरागत तकनीक को हटाकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, आधुनिक तकनीक आई, जिसमें HIV सीड्स आए। HIV नहीं, HIV एक बीमारी है, यहां बात HIV की हो रही है। समझ में आया? ठीक है। जिसकी फुल फॉर्म हाई यील्ड वैरायटी सीड है। ऐसे आया हरित क्रांति। हरित क्रांति कब आया? तो हरित क्रांति 2 फेज में आया, 1960 से 1970 के मिड में आया और 1970 से 1980 में आया। ठीक है। इसमें अच्छी गुणवत्ता के बीज आए, HIV टेक्नोलॉजी आई, HYV टेक्नोलॉजी आई। HYV टेक्नोलॉजी आई। इसमें सम क्रॉप्स और सम एरिया, मतलब कुछ फसलों में और कुछ इलाकों में ही इसका फायदा देखने के लिए मिला। कुछ फसलों में ही और कुछ इलाकों में ही इसका फायदा देखने के लिए मिला। जैसे मोटे अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, इसमें ही फायदा देखने के लिए मिला।
और पंजाब, हरियाणा, यूपी और बंगाल, इसमें ही फायदा देखने के लिए मिला, इसमें ही फायदा देखने के लिए मिला। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इसमें ह्यूज क्रॉप और स्प्रेड एरिया, ह्यूज क्रॉप और स्प्रेड एरिया मतलब अधिक फसलें और ज्यादा क्षेत्र। इसमें सीमित फसलें और सीमित क्षेत्र, इसमें ही फायदा देखने के लिए मिला। सीमित फसलें और सीमित क्षेत्र में ही फायदा देखने के लिए मिला। समझ में आया? सीमित फसलें और सीमित क्षेत्र में ही फायदा देखने के लिए मिला। ठीक है, जैसे इसके अंदर मोटे अनाज तो थे ही, दाल, बाजरा, कुछ दाल ही, दाल सभी नहीं, कुछ दाल, ठीक है, सब्जियां, इसमें फायदा देखने नहीं मिला। और ज्यादा इलाका इस बार बिहार भी कवर हो गया, उड़ीसा, ठीक है, तमिलनाडु, ये सारी चीजें भी इलाके भी कम, मतलब इसमें ज्यादा इलाके में फायदा हुआ, इसमें कम इलाके में फायदा। हरित क्रांति समझ आई? ठीक है, हरित क्रांति समझना क्या है? हरित क्रांति दीज आर द फॉलोइंग स्टेप। क्या क्या लिए गए? देखो, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लिए गए, हाई यील्ड वैरायटी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उच्च गुणवत्ता वाले बीज लिए गए। इसमें क्या हुआ? जैसे बाजरा, राइस, ज्वार, मेज, कॉटन, ठीक है, प्रोडक्शन राइस, इस समय क्या हो गया? प्रोडक्शन क्या हो गया? राइस हो गया, अचानक बढ़ गया। कौन लेकर आया? ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर किसे बोलते हैं? एमएस स्वामीनाथन। पेपर में आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कौन है? ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कौन? एसएफ स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। फिर केमिकल का यूज करने लग गए, जिससे प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ने लग गई, और केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज करने लग गए। फिर क्या हुआ? इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़े मारने के लिए पहले पुराने जमाने में राख से बर्तन धोते थे, खेतों में राख को छिड़का जाता था, नीम के पत्ते जलाकर राख को छिड़का जाता था। लेकिन अब दवाइयां छिड़कने लग गए, जिससे कीड़े मकोड़े क्या हो जाए? उनका विनाश हो जाए, वो मरने लग जाए। साइंटिफिक फॉर्म, मैनेजमेंट प्रैक्टिस, क्या हुआ? स्टेप बाय स्टेप काम करने लग गए, साइंटिफिक तरीके से। ये देखो, साइंटिफिक तरीके से खेती करने लग गए, जिससे क्या हुआ? बोला ना, साइंटिफिक मेथड ऑफ सिलेक्शन, क्रॉप क्वालिटी चुननी है, सीड्स चुनना है, प्रिपरेशन करनी है सॉइल की, फर्टिलाइजर, फार्मिंग प्रोडक्ट ईटीसी। तो ये एक साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम लोग खेती करने लग गए, ठीक है। फिर मैकेनिज्म, यूज ऑफ कल्टीवेटर। देखो, पहले जो थे मजदूर हाथ से फावड़ा चलाकर, कुल्हाड़ी चलाकर, खुरपा चलाकर खेती करते थे। अब क्या हुआ? ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टर से खेत की जुताई होने लग गई। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारी चीज ग्रीन रिवॉल्यूशन की करी हमने। देखो, अभी जो ये वाला टॉपिक करा, अभी हमने फेज 1 का ग्रीन रिवॉल्यूशन करा है।
अभी हमने यहां पर जो मैंने बताया इसमें फेज 1 का ग्रीन रिवॉल्यूशन था, लेकिन मैंने तुम्हें यहां पर दोनों फेज का ग्रीन रिवॉल्यूशन बता दिया। आगे थ्योरेटिकल चीज हम और करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।